नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण पी आर और क्यू एस जो है वो पर प्रतिच्छेद करते हैं। कह रहा है यदि कोण एस और क्यू आर जो है 40 डिग्री है और कोण पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है, तो कोण बताइए कोण पी आर क्यू का मान क्या है? कोण पी आर क्यू का मान क्या है? कोण पी आर क्यू का मान क्या है? तो ठीक है। तो हमारे सामने हमसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और उसके दोनों जो विकर्ण है वो पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कह रहा है कि यदि कोण एस क्यू आर जो है 40 डिग्री है और कोण पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है, तो बताइए कोण पी आर क्यू का मान क्या होगा? तो सबसे पहले मैं इस आकृति इस समांतर चतुर्भुज को यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले मैं इस समांतर चतुर्भुज को यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इस समांतर चतुर्भुज को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, हो गया। सबसे पहले मैं इस समांतर चतुर्भुज को यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों ये जो हमारा ये जो आकृति दिख रही है, ये हमारी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए दोस्तों ये जो समांतर चतुर्भुज है, इसका ये शीर्ष जो है P है और ये जो शीर्ष है ये Q है और ये जो शीर्ष है ये R है और ये जो शीर्ष है हमारा S है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों ये जो इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ये वाला है और ये जो विकर्ण है दोस्तों, दोनों जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के, दोस्तों दोनों जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दोनों समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? तो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी गई है। कह रहा है कि किसी से कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है। ठीक है, कह रहा है कि इसके जो विकर्ण है पी आर और क्यू एस जो है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोण एस क्यू आर जो है 40 डिग्री है। एस क्यू आर कह रहा है ये जो कोण है ये 40 डिग्री है। क्या है? 40 डिग्री है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि कोण पी ओ क्यू जो है, कोण पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है। पी ओ क्यू कह रहा है ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है 110 डिग्री है। 110 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि बताइए कोण पी आर क्यू क्या होगा? कोण पी आर क्यू क्या होगा? ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ ठीक है। दोस्तों जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में, दोस्तों लाइन्स एंड एंगल्स में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होंगे। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ऐसे आगे बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर एक कोण बना है जिसका नाम होता है जिसका नाम क्या है? बाह्य कोण। आपको अच्छी तरीके से बताया कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के एक के बराबर होता है। मतलब इन दोनों कोणों का दोस्तों ये जो कोण होगा दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोणों के एक के बराबर होता है। मतलब इन दोनों अंतः कोणों का मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है 110 डिग्री। तो दोनों कोणों का योग दोस्तों इन दोनों कोणों का योग जो है इन दोनों कोणों का योग जो है 110 डिग्री है और इस 110 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 40 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो देखिए इस कोण की भागीदारी जो होगी, इस कोण की भागीदारी जो होगी 70 डिग्री की होगी। क्या होगी? 70 डिग्री की होगी। हाँ 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 कि ना कहोगे? हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया कोण पी आर क्यू जो होगा, कोण पी आर क्यू जो होगा, कोण पी आर क्यू जो होगा वो 70 डिग्री होगा। क्या होगा? 70 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आगे इसी प्रकार आइए हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कह रहा है कि O से होकर गुजरने वाली एक रेखा भुजा पी क्यू को M पर और भुजा आर एस को N पर काटती है। कह रहा है कि तब ओ एम और ओ एन के बीच क्या संबंध होगा? कह रहा है कि तब बताइए ओ एम जो है और ओ एन जो है उनके बीच संबंध क्या होगा? हाँ ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा OM है और ON है उनके बीच संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले ये आकृति हम बनाएंगे दोस्तों। ये चतुर्भुज है PQRS। तो सबसे पहले हमें एक चतुर्भुज PQRS बनाना पड़ेगा। ये चतुर्भुज है PQRS। तो सबसे पहले हमें एक चतुर्भुज PQRS बनाना पड़ेगा। मैंने चतुर्भुज PQRS बना दिया।
ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि दोनों जो विकर्ण है वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो दोनों विकर्ण मैंने खींच लिया और दोनों जो विकर्ण है मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं O बिंदु पर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आगे हमसे क्या कह रहा है, होगा देखिए आगे हमसे कह रहा है कि इस ओ से होकर गुजरने वाली एक रेखा है, कह रहा है कि इस ओ से होकर गुजरने वाली एक रेखा है जो आरएस को, एक मिनट रुकिए, जो पीक्यू को ये जो पीक्यू है इसे तो एम पर काटता है, कह रहा है इस ओ बिंदु से एक गुजरने वाली रेखा है, इस ओ बिंदु से एक गुजरने वाली रेखा है जो इस पीक्यू को तो एम पर काटता है और इस आरएस को या एसआर को या आरएस को एन पर काटता है। कहां पर काटता है? एन पर काटता है। हाँ। कह रहा है कि तब बताइए ये जो ओएम है और ये जो ओएन है इनके बीच संबंध क्या होगा, इनके बीच संबंध क्या है। हाँ ठीक है दोस्तों, आइए हम यहाँ पर संबंध पता करने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में संबंध किस क्या होगा। ठीक है, इनके बीच संबंध क्या होगा, आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस आकृति को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस आकृति को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस आकृति को देख रहे हैं। दोस्तों इस आकृति में आप देख रहे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, आपस में समानांतर है। क्या है? आपस में समानांतर है। और जब किसी डंबल वाली आकृति में शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली भुजा समानांतर होती है तो वो जो दोनों त्रिभुज होते हैं, डंबल वाली आकृति में जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगर दोस्तों इस इस आकृति में इस शीर्षाभिमुख कोण के सामने वाली जो भुजा है हमारी वो दोनों समानांतर हैं तो ये दोनों हमारे त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं आपको और याद दिलाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने आपको बताया भी है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। हाँ मतलब हो गया, मतलब ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे होंगे। मतलब हो गया, मतलब इस हिस्से की जो लंबाई होगी वही हिस्से की लंबाई इसकी भी होगी। कहोगे हाँ। इस प्रकार तो देखा जाए तो अगर इसकी जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इसकी होगी, तो इस प्रकार देखा जाए तो इनकी लंबाई का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। क्या होगा? इनकी लंबाई का अनुपात 1:1 होगा। तो ये तो बात पता चल गई कि भैया ये जो हमारी भुजा है, ये वाली जो भुजा है और ये वाली जो भुजा है इनकी लंबाई का अनुपात 1:1 है, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो 1:1 ही होगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है? त्रिभुज समरूप है। हाँ समरूप है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज, दोस्तों आपको चित्र के पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ ठीक है। अगर दोस्तों अगर दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात है 1:1 का रिश्ता है तो वही रिश्ता इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। हो गया। दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और आपको ये भी बात पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। हाँ अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि इस भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात दोस्तों इस भुजा के साथ होगा। हाँ तो इस भुजा के साथ अनुपात है क्या होगा? देखिए इस भुजा के साथ अनुपात 1:1 है। तो इस भुजा के साथ भी जो अनुपात होगा इस भुजा का एमओ है कि इस भुजा के साथ भी अनुपात जो होगा वो 1:1 ही होगा। 1:1 ही होगा। 1:1 ही होगा। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हो गया। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ओएम बराबर क्या आएगा? ओएन क्या आएगा? ओएम बराबर आएगा ओएन। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओएम जो है ओएन के बराबर है। दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि ओएम और ओएन के बीच में क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि ओएम जो है और ओएन जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब बराबर होंगे एक दूसरे के। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए फिलहाल, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है जिसके विकर्ण PR और QS जो है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ यही तो कह रहा है। कभी हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है मेरे बच्चे।
दोस्तों एक समानांतर चतुर्भुज है PQRS। तो सबसे पहले मैं दोस्तों हमारे सामने एक आकृति बनाकर दी गई है PQ, सब एक आकृति बनाकर दी गई है, उस आकृति में सबसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। तो वो आकृति मैंने यहाँ पर बना ली है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में आखिर हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो वो देखिए कह रहा है कि एक आकृति हमारा PQRS, एक समानांतर चतुर्भुज हमारा PQRS है। कह रहा है कि जिसके दोनों विकर्ण जो हैं वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने कहा ठीक है। कह रहा है कि समानांतर चतुर्भुज ये जो PQRS है इसका क्षेत्रफल जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि ये जो PQRS हमारा समानांतर चतुर्भुज PQRS है, इसका क्षेत्रफल जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल क्या हुआ। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कभी, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींचे, दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण खींचा जाता है, कोई सा भी एक विकर्ण खींचा जाता है, तो पूरा एरिया जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। और मैंने आपको ये भी बात बताया था कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींचे जाते हैं तो पूरा एरिया जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। पूरा एरिया जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण एक खींचे गए हैं। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ, तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों पूरा जो क्षेत्रफल है, दोस्तों अगर दोनों विकर्ण खींचे जा रहे हैं तो पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्रफल है इस समानांतर चतुर्भुज का, वो 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो चारों भाग का क्षेत्रफल जो है कुल मिलाकर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, तो उनमें से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए उनमें से प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल देखा जाए तो 18 चौक 72 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब इस भाग का भी क्षेत्रफल जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस भाग का भी है, इस भाग का भी है, इस भाग का भी है। हमसे पूछा था कि बताइए त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कह सकते हैं भैया PO जो त्रिभुज हमारा POQ है उसका क्षेत्रफल जो होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। आखिर वो कॉन्सेप्ट क्या है पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार और उस पर खींचे गए लंब के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार और उस आधार पर खींचे गए लंब के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD में CD जो है CB, एक मिनट रुकिए, CB होना चाहिए था। ठीक है, मैं इसे सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अर्थात यदि किसी समानांतर चतुर्भुज ABCD में CB जो है आधार है और H जो है शीर्ष A से भुजा BC पर खींचा गया लंब है, तो इस स्थिति में समानांतर चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा BC into H होगा। BC into H होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो समझाने के लिए सबसे पहले मुझे एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समझाने के लिए सबसे पहले मुझे एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की। दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों मान लीजिए ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका ये शीर्ष हमारा A है और ये जो शीर्ष है B है और ये जो शीर्ष है C है और ये जो शीर्ष है D है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? दोस्तों मैंने क्या किया, इस समांतर चतुर्भुज में A शीर्ष से मान लीजिए एक लंब खींचा गया है। तो मान लीजिए इस समांतर चतुर्भुज में A शीर्ष से एक लंब खींचा गया है BC भुजा पर एक लंब खींचा गया है BC। मान लीजिए दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में इस BC भुजा पर एक लंब खींचा गया है A शीर्ष से, एक लंब खींचा गया है A शीर्ष से H। ठीक है,
तो दोस्तों अगर दोस्तों इस भुजा पर लंब खींचा गया है, अगर दोस्तों इस भुजा पर इस समांतर चतुर्भुज में इस शीर्ष से लंब खींचा गया है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, ऐसी स्थिति में दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, बीसी इंटू आधार इंटू लंब के गुणनफल के बराबर होगा, मतलब बीसी इंटू एच होगा, बीसी इंटू एच होगा। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में हम बीसी भुजा पर समांतर चतुर्भुज के इस शीर्ष से एक लंब डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा, बीसी इंटू एच होगा, मतलब आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा, आधार और लंब के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। लेकिन ये चीज कहाँ से निकल कर आया, आइए हम इसके पीछे तर्क जानने की कोशिश करें। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, आधार और उस पर खींचे गए लंब के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। यही प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया। इस समांतर चतुर्भुज में दोस्तों मैंने एबीसीडी में ये जो हमारा एसी विकर्ण जो हमारा है, उसे मैंने ऐसे खींच लिया। एसी जो विकर्ण है मैंने ऐसे खींच लिया। आपको चित्र किस बताया कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर हम एक विकर्ण खींचते हैं, तो पूरा एरिया जो होता है दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये जो एरिया होगा दोस्तों, अगर मैं इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में मैं एसी विकर्ण को खींच रहा हूं, तो पूरा जो एरिया होगा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इससे ये जो त्रिभुज हमारा एबीसी दिख रहा है, इस त्रिभुज एबीसी में मैं क्या कर रहा हूँ, ए शीर्ष से एक लंब डाल रहा हूँ बीसी भुजा पर। अगर दोस्तों मैं ए शीर्ष से एक लंब डाल रहा हूँ बीसी भुजा पर, तो ये जो हमारी बीसी भुजा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? आधार कहलाने लगेगा। दोस्तों मैं इस एबीसी त्रिभुज में एक लंब डाल रहा हूँ ए शीर्ष से, एक लंब डाल रहा हूँ ए शीर्ष से बीसी भुजा पर, तो ये जो बीसी भुजा है, ये हमारा आधार कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा? आधार कहलाने लगेगा। मैंने कहा कि जो त्रिभुज हमारा एबीसी दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा बीसी है और ऊंचाई हमारा एच। इस प्रकार देखेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 बीसी इंटू एच। हाँ हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक बात बताइए दोस्तों, ये जो विकर्ण खींचा गया था, इसने एक पूरे एरिया को दो बराबर भागों में बांट दिया था। हाँ, उसमें से एक भाग का एरिया ये है, तो दोनों भाग का एरिया क्या होगा देखिए। अगर एक भाग का एरिया ये है, तो दोनों भाग का एरिया जो होगा ये होगा, मतलब इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा। हाँ, इसे अगर मैं काटता फिरता हूँ तो आएगा बीसी इंटू एच। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज जो एरिया निकल कर आया है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल जो निकल कर आया है, वो क्या निकल कर आया? बीसी इंटू एच निकल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल निकल कर आया है, वो क्या आया? बीसी इंटू एच निकल कर आया। तो यहीं से बीसी क्या था कि आधार थी। हाँ, बीसी क्या थी? आधार थी। हाँ, तो यहीं से एक नियम बन जाता है, कि किसी भी समांतर चतुर्भुज जो एरिया होता है, यहीं से एक नियम बन जाता है कि जब किसी भी समांतर चतुर्भुज जो एरिया होता है, आधार और उस पर खींचे गए लंब के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज का जो एरिया है, आधार और उस पर खींचे गए लंब के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। हाँ, बराबर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होगा, किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होगा, वो आधार और उस पर खींचे गए लंब के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, सारी चीजें क्लियर है। सारी चीजें क्लियर है मैंने कहा। अगर सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है और आपको कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों, अगर ये सारी चीजें ये आपको ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आधार और लंब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगर ध्यान रहता है तो आप बहुत तेजी से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आइए हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, और ये इस क्वेश्चन को आखिर कहना क्या चाह रहा है, देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो देखिए हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसकी दो आसन्न भुजाएं, मतलब जो पास की दोनों जो भुजाएं हैं वो 40 और 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि बड़ी भुजा की बीच की दूरी जो है, बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजाओं की बीच की दूरी क्या है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस समांतर चतुर्भुज में ये वाली जो हमारी है बड़ी भुजा है और ये वाली हमारी जो है छोटी भुजा है, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए वो जो जिस समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है वो ये है, ठीक है। तो ये जो समांतर चतुर्भुज है इसकी जो बड़ी भुजा है इसके दो आसन्न भुजाओं की लंबाई जो है 40 और 30 सेंटीमीटर है, मतलब बड़ी भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और जो छोटी भुजाएं हैं उनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ये अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। कह रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये जो बड़ी भुजाएं दिख रही हैं इनके बीच की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो दूरी होगी ये कुछ और नहीं लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो कुछ और नहीं लंब होती है, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी ये लंब कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो दूरी है दोनों बड़ी रेखाओं के बीच की ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि दोनों जो छोटी भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी। दोनों छोटी भुजाएं ये है, कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। मान लीजिए दोस्तों इनके बीच की दूरी जो होगी, ये जो दूरी है मान लीजिए इनके बीच की दूरी, ये दोनों छोटी जो भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी मान लीजिए h, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं कहोगे? हाँ ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज की इस वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है, तो ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाएगी, ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। आप मुझे बताइए इसके अनुसार और इस लंब के अनुसार, इस आधार और इस लंब के अनुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार और लंब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इस प्रकार देखने तो इस आधार और इस लंब के अनुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार तो देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा। हाँ ठीक है। एक बात बताइए देखो, आप इस समांतर चतुर्भुज को देख रहे हो? हाँ। तो इस समांतर चतुर्भुज में इस वाली भुजा पर एक लंब डाला गया है, हाँ। तो ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाएगी, ये वाली भुजा हमारी लंब कहलाएगी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप मुझे बताइए इस और इस वाली भुजा के अनुसार बताइए समांतर चतुर्भुज का, दोस्तों इस आधार और इस लंब के अनुसार बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा इस आधार और इस लंब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इस आधार और इस लंब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इस आधार और इस लंब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इस प्रकार तो देखा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा। अभी तो हमने निकाला ये होगा, लेकिन अभी तो हमने निकाला ये होगा, मतलब ये दोनों के बराबर है। अब काटाकुटी में चालू करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल। 3 से अगर मैं काटता हूं तो 5 बार में ये गया हो गया, हाँ 5 बार में गया। और h बराबर क्या हो गया? h बराबर हमारा आया, h बराबर हमारा आया 20 सेंटीमीटर। क्या आया? 20 सेंटीमीटर। h बराबर हमारा क्या निकल रहा है? h बराबर हमारा निकल रहा है 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर है। क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब बात अभी थोड़ा और तेजी से मैं करना चाह रहा हूँ कि कर सकते हैं कैसे, आइए हम समझने के लिए। ये देखिए हमें पता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वास्तव में 14 इंटू 15 होगा। बोलो हाँ कि ना? हो गया 14 इंटू 15 होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 14 इंटू 15 होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ दोस्तों अगर मैं इस आधार और इस लंब के अनुसार देखता हूँ तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होगा, हो गया।
दोस्तों ये जो एरिया है, दोस्तों ये जो एरिया है वास्तव में इस आधार और इस लंब के मल्टीप्लाई करने पर आएगा कहोगे हाँ। दोस्तों हमारा एरिया देखा जाए तो ये है कहोगे हाँ। अब ये एरिया जो दोस्तों है समांतर चतुर्भुज का इस वाले आधार और इस वाले लंब के मल्टीप्लाई करने पर आएगा कहोगे हाँ। मतलब इसके अंदर देखा जाए तो ये वाला आधार शामिल है और ये वाला लंब शामिल है। अगर मैं इस आधार को से भाग देता हूं तो ये लंब मिलेगा, अगर मैं इस लंब से भाग देता हूं तो ये वाला आधार मिलेगा। तो मैंने क्या मुझे निकालना है ये वाला लंब, तो मैंने इस वाले आधार से भाग दे दिया। इस प्रकार देखा जाए तो लंब निकल कर आ गया। क्या लंब निकल कर आएगा वो 20 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। मतलब छोटी भुजाओं के बीच की जो दूरी है, छोटी भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम तेजी से भी जवाब दे सकते हैं, इस प्रकार हम तेजी से भी जवाब दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है कि जिसमें आर टी जो लंब है, आर टी लंब है पी एस पर, ठीक है, पी एस पर। आगे कह रहा है कि एस यू जो लंब है, एस यू लंब है पी क्यू पर, ठीक है। कह रहा है पी क्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, एस यू जो है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है आर टी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है पी एस की लंबाई क्या होगी, पी एस की लंबाई क्या होगी। तो हाँ सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ये मान लीजिए ये जो समांतर चतुर्भुज हमारा है, इसका ये वाला जो शीर्ष है पी है और ये वाला शीर्ष जो है क्यू है और ये वाला शीर्ष जो है आर है और ये वाला शीर्ष जो है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारी पी क्यू भुजा है इसे आगे ऐसे बढ़ाया गया है, ऐसे आगे बढ़ाया गया है और एस शीर्ष से ऐसे लंब डाला गया है इस पी क्यू भुजा पर, इस पी क्यू भुजा पर भी लंब डाला गया है ऐसे लंब डाला गया है, ठीक है। इसी प्रकार तो आर शीर्ष से भी एक लंब डाला गया है, आर शीर्ष से भी एक लंब डाला गया है, आर शीर्ष से एक लंब डाला गया है किस भुजा पर, एस की भुजा पर, हाँ। और लंब जो है हमारा आर टी है, क्या है आर टी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें, सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से क्लियर। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आखिर कहना क्या जा रहा है, तो देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज। कह रहा है जिसमें आर टी जो है, कह रहा है जिसमें आर टी कहाँ है, आर टी कह रहा है जो आर टी है पी एस पर लंब है, एस पी पर या पी एस पर लंब है, हाँ, ठीक है। कह रहा है कि एस यू जो है, एस यू जो है, अच्छा ये एस यू है, कह रहा है ये एस यू जो है पी क्यू पर लंब है, हाँ। कह रहा है कि पी क्यू जो है 20 सेंटीमीटर है, क्या है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। कह रहा है एस यू जो है 12 सेंटीमीटर है, कह रहा है ये जो हमारा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आर टी जो है 10 सेंटीमीटर, कह रहा है ये जो हमारा है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पीएस की लंबाई क्या होगी, कह रहा है कि पीएस की लंबाई क्या होगी, ये जो हमारा पीएस है इसकी लंबाई क्या होगी। तो ये निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप एक बात बताइए, आप ये देख रहे हैं कि ये पी क्यू आर एस जो है हमारा इस समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में इस पी क्यू भुजा पर एक लंब डाला गया है एस शीर्ष से, एस शीर्ष से एक लंब डाला गया है, हाँ। तो ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाएगी और ये वाला जो हमारा है ये हमारा लंब कहलाएगा। आप मुझे बताइए इस आधार और इस लंब के अनुसार इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार और लंब के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, मतलब वास्तव में इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा इतना।
ठीक है। दोस्तों आप इस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देख रहे होंगे। हाँ, दोस्तों इस पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज में इस एस पी या पी एस भुजा पर एक लंब डाला गया है। तो ये वाली भुजा हमारी आधार कहलाएगी और ये भुजा हमारी लंब कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी दोस्तों आप मुझे बताइए इस आधार और इस लंब के अनुसार क्षेत्रफल का होगा। देखिए इस वाले आधार और इस लंब के अनुसार क्षेत्रफल जो होगा वो वास्तव में इस आधार और इस लंब के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। दोस्तों ये जो क्षेत्रफल दोस्तों अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। हाँ पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा और क्षेत्रफल कितना आएगा तो ये आएगा। हाँ मतलब दोस्तों देखा जाए तो इस और इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये क्षेत्रफल आएगा। मतलब इस क्षेत्र इसके अंदर वास्तव में ये जो हमारी भुजा है ये और ये वाली भुजा जो है ये भी शामिल हो गया। अगर तो मैं इस लंब को यहाँ से डिवाइड करता हूँ, इस लंब को ये इसमें से हटाता हूँ तो ये वाली भुजा मिलेगी और अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये वाली भुजा मिलेगी। तो मैंने क्या किया इस लंब से डिवाइड कर दिया तो मुझे एस पी भुजा मिल गई या पी एस भुजा मिल गई। एस पी भुजा मिल जाएगी तो हाँ या पी एस भुजा मिल जाएगी और निकल कर देंगे क्या आएगा तो 24 निकल कर आएगा। 24 निकल कर मतलब जो हमारे पी एस भुजा है या एस पी भुजा है वो कुल मिलाकर 24 सेंटीमीटर है। क्या है 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों मैं आपको दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्टकट। ठीक है जिससे आप बहुत तेजी से उड़ा भाग कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई हुई। अब दोस्तों हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। आप फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसके ऊपर भी मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में जब बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था। और ये इस क्वेश्चन को फिलहाल कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण क्यू एस की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बिंदु एल और एम पर कह रहा है बिंदु एल और एम से त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज आर क्यू एस के केंद्रक हैं। कह रहा है तो एल एम की लंबाई क्या होगी। एल एम की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए इस समांतर चतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, ये वाला शीर्ष क्यू है और ये वाला शीर्ष जो है आर है और ये वाला शीर्ष एस है। ठीक है दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण खींचे गए हैं। दोनों विकर्ण जो खींचे गए हैं दोनों विकर्ण इस प्रकार ऐसे यहाँ सारी चीजें क्लियर है तो देखो यहाँ सारी चीजें दोस्तों दोनों विकर्ण खींचे गए हैं। ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जैसे आखिर अच्छा ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक बिंदु है। दोस्तों ये जो हमारा एम है इस त्रिभुज पी एस इस त्रिभुज हमारा ये जो हमारा त्रिभुज आर क्यू एस है इसका केंद्रक है और ये जो हमारा बिंदु एन है ये हमारा इसका केंद्र है। ठीक है अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहोगे देखिए भैया एक मिनट हो गई क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस है उसके विकर्ण क्यू एस जो है और क्यू एस की जो लंबाई है क्यू एस की लंबाई एक मिनट रुकिए एक मिनट आर क्यू एस ये क्यू एस नहीं होना चाहिए था दोस्तों। ये हमारा होना चाहिए था पी आर। ठीक है मैं इसे पी आर कर दे रहा हूँ। पी आर होना चाहिए। अब सही है। कह रहा है कि किसी एक समांतर चतुर्भुज हमारा पी क्यू आर एस है और उसके विकर्ण पी आर जो है उसका विकर्ण जो पी आर है वो 24 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एल जो है एल एक मिनट ये एल है। कह रहा है जो एल है और एम है वो पी क्यू एस और हमारा पी क्यू एस और आर क्यू एस का केंद्रक है। कह रहा है कि तब बताइए एल एम की लंबाई क्या होगी। एल एम की लंबाई क्या होगी। कह रहा है ये जो हमारा भाग है एल एम इसकी लंबाई क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज, दोस्तों ये त्रिभुज हमारा दिख रहा है, कहोगे हाँ, पी क्यू एस कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस पी क्यू एस त्रिभुज में, दोस्तों इस पी क्यू एस त्रिभुज में, इस पी क्यू एस त्रिभुज का ये हमारा क्या है, दोस्तों इस त्रिभुज, इस पी क्यू एस त्रिभुज में, दोस्तों एक बात बताइए, आपको अच्छे तरीके से पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये हमारा केंद्रक है, इस पी क्यू एस त्रिभुज का ये केंद्रक है, और केंद्रक से होकर, तो ये केंद्रक से होकर गुजर रही है लाइन, कहोगे हाँ। तो ये जो रेखा होगी, ये जो रेखा होगी, ये क्या होगी, कहोगे माध्यिका होगी। आपको अच्छे तरीके से पता है कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक जो होता है माध्यिका, केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त करता है, 2 अनुपात 1 में विभक्त करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा केंद्रक है, इस त्रिभुज की ये जो माध्यिका है, इसे 2 अनुपात 1 में विभक्त होगा। मतलब अगर इस भाग की लंबाई 2 यूनिट है, तो इस भाग की लंबाई जो होगी 1 यूनिट होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं, हमें यहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आर क्यू एस जो त्रिभुज है, उसका केंद्रक हमारा ये है, कहोगे। और आपको चलिए क्यों पता है कि केंद्रक से होकर गुजरने वाली शीर्ष और केंद्रक से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है, वो माध्यिका कहलाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भी हमारी क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि केंद्रक जो होता है, माध्यिका को 2 अनुपात 1 में करता है। मतलब अगर इस भाग की लंबाई जो 2 यूनिट है, तो इस भाग की लंबाई जो है 1 यूनिट। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। अब एक चीज और मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। आपको जैसे कि पता है कि दोनों विकर्ण जो होते हैं समानांतर चतुर्भुज के, दोनों जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, हो गया। मतलब अगर ये दोनों विकर्ण इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। मतलब इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की होगी। तो चेक कर ले रहे हैं क्या दोनों लंबाई जो है, इस भाग की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इस भाग की है, तो हाँ बिल्कुल। अगर मैं देखता हूँ तो 3 यूनिट है यहाँ पर, ये 3 यूनिट यहाँ पर, ये तो सही है, ठीक है। तो एक बार बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 यूनिट है, तो इस पूरी की लंबाई क्या होगी, तो 6 यूनिट होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि यार की जो लंबाई है 6 यूनिट है, क्या है 6 यूनिट है। लेकिन दोस्तों पी आर जो हमारा है, उसकी लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर है। मतलब 6 यूनिट बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, तो 1 यूनिट बराबर 4 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बराबर है 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक सारी क्लियर हो गई, हाँ यहाँ पर सारी क्लियर है। हमसे पूछ रहा है एल एम की लंबाई क्या होगी। तो ये जो एल और एम है, इसकी लंबाई क्या होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है। तो इस प्रकार एल एम की लंबाई 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट जो है 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 यूनिट वास्तव में 8 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट, 8 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट। यहाँ तक सारी क्लियर है, हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल एम जो है, उसकी लंबाई वास्तव में 12 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि यदि दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो, तो उनके क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। पता है कि नहीं, को भी दोस्तों जिस प्रकार एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, मतलब उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होता है, ठीक उसी प्रकार दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है, मतलब उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार दो समांतर रेखाओं के बीच में बने एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक उसी प्रकार दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है, मतलब उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो 1:1 होगा, 1:1 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है यदि इसका एक कोण जो है अपने आसन्न कोण का, मतलब जो पास वाला कोण है उसके, कह रहा है कि ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है यदि इसका एक कोण जो है अपने आसन्न कोण का, मतलब पास वाले कोण का 4/5 होने के बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान जो है, सबसे छोटे कोण का मान है, ठीक है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने समझाया, देखो जब आप सीख जाओगे तो यहाँ पर आकृति आकृति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप धड़ से यहीं पर खत्म कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए आकृति बना देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए सारी चीजें, ठीक है।
ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसका ये वाला जो शीर्ष है हमारा, ये वाला जो शीर्ष है हमारा P है, और ये वाला शीर्ष हमारा Q है, और ये वाला शीर्ष जो है R है, ये वाला शीर्ष R है। यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, सारी चीजें। ठीक है। कह रहा है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, कह रहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि PQR से एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ठीक है। कह रहा है इसका एक कोण जो है, इसका एक कोण जो है अपने आसन्न कोण का, मतलब पास वाले कोण का 4/5 गुने के बराबर है। मान लीजिए इस कोण की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ये वाला जो कोण है अपने आसन्न कोण का 4/5 गुने के बराबर है। मतलब अगर इसका आसन्न कोण जो है 5 यूनिट है, इसका आसन्न कोण जो है 5 यूनिट है, तो ये वाला जो कोण है वास्तव में 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। दोस्तों आपको मैंने बताया था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के ये आसन्न कोण का, किसी भी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार देखा तो इन दोनों आसन्न कोणों का योग होगा 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों आसन्न कोणों का योग है कितना होगा, देखिए 4, 5, 9 यूनिट। लेकिन हमें पता है कि भैया आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब 9 यूनिट बराबर है 180। 1 यूनिट बराबर कितने की, 1 यूनिट बराबर वास्तव में 20 की। ठीक है। दोस्तों हमने छोटा कोण पूछा था, तो ये तो बड़ा कोण है कहोगे, हाँ ठीक है। दोस्तों छोटा कोण क्या है कहोगे, 4 यूनिट। तो 1 यूनिट जो है 20 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा था, 4 यूनिट इसको करेगा कहोगे, 4 यूनिट वास्तव में 80 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब छोटा कोण जो होगा हमारा 80 डिग्री। हाँ मतलब ये छोटा कोण जो होगा 80 डिग्री होगा। ठीक है। अब बात आती है कि जरूरी है छोटा कोण 80 डिग्री होगा, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा इसलिए दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये दोस्तों ये हमारा 80 डिग्री है, तो ये भी हमारा 80 डिग्री होगा। हाँ 80 डिग्री होगा। दोस्तों 1 यूनिट जो है 20 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट वास्तव में 100 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये वाला जो कोण है 100 डिग्री है। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी हमारा 100 डिग्री होगा। इस प्रकार दोस्तों देख लीजिए आप खुद ही कि जो छोटा कोण है हमारा वास्तव में क्या है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है। अब आइए इसी प्रकार और हम यहाँ पर चीजों को करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप फिलहाल पढ़िए, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है, परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि यदि इसकी बड़ी भुजा की लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में दम नहीं है। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ क्या कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बनाया हूँ। ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज का ये वाला जो भुजा हमारी ये है, और ये वाली भुजा हमारी, अगर ये भुजा हमारी ये है तो ये वाली भुजा भी हमारी ये होगी, अगर ये भुजा हमारी ये है तो ये भुजा भी हमारी ये होगी। आप मुझे बताइए इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप मैंने कहा आपके इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा क्या होगा, देखिए तो देखिए समांतर चतुर्भुज अगर परिमाप निकालना है तो आपको सारी भुजाओं को योग करना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ दिया, एक 2 ए हो गया, और इसी प्रकार 2 बी हो गया। तो इस प्रकार आया परिमाप 2a + 2b, मतलब ये 2 ब्रैकेट में a + b हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है वो किन्हीं भी, दोस्तों ये a और b जो हमारी ये वाली भुजा हमारी a है, और ये वाली जो भुजा हमारी b है, ये क्या है, संलग्न भुजाएं हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के जोड़ के दुगने के बराबर है। यहाँ आप इसको उठा लीजिए, इन दोनों के जोड़ के दुगने के बराबर है। आप इसको उठा लीजिए, इन दोनों के जोड़ के दुगने के बराबर है। आप इसको उठा लीजिए, इन दोनों के जोड़ के दुगने के बराबर है। तो आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है, समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के जोड़ के दोगुने के बराबर है। हाँ तो यहीं से एक नियम कहता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के जोड़ के दुगने के बराबर होता है। ठीक है। तो यहीं से एक नियम कहता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है किन्हीं भी 2 आसन्न भुजाओं के जोड़ के दुगने के बराबर होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अच्छा यहीं से एक चीज और निकालने की कोशिश करते हैं। यहीं से हम एक चीज, अच्छा परिमाप को मैं पी से दिखा दे रहा हूँ, पी अच्छा ज्यादा दिखेगा। ठीक है, पी से दिखा दो। अब दोस्तों मैं यहीं से एक चीज और निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि दोनों भुजाओं का योग क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर दोनों भुजाओं की योग की वैल्यू निकालता हूँ, दोनों भुजाओं की योग की वैल्यू निकालता हूँ, दोनों भुजाओं की एक की वैल्यू आएगी पी या मतलब दोस्तों ए और बी जो है दोनों किसी भी इस समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी 2 आसन्न भुजाओं का योग है। हाँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
इस समानांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के योग जो है वास्तव में पेरीमीटर के आधे के बराबर है। हाँ, यहीं से एक दूसरा नियम निकल जाता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का जो किन्हीं भी दो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का योग जो होता है पेरीमीटर के आधे के बराबर होता है। ये वास्तव में ये जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में लागू होगा। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का योग जो होता है, मतलब बड़ी और छोटी भुजाओं का योग जो होता है पेरीमीटर के आधे के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, सारी चीजें अब इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है और उसका परिमाप दोस्तों हमसे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है और उसका परिमाप 40। आप मुझे बताइए, अगर जो समांतर चतुर्भुज है उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए जो समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का योग क्या होगा। तो देखिए, किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का योग जो होता है पेरीमीटर के आधे के बराबर होता है। मतलब मतलब जिस समांतर चतुर्भुज की बात चल रही है उसके किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं का योग जो होगा 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब छोटी और बड़ी भुजाओं का योग जो है 20 सेंटीमीटर है। हाँ, ठीक है दोस्तों हमें बात पता चल गई है कि भैया जो समांतर चतुर्भुज है उसके छोटे और बड़े भुजा का योग जो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे कह रहा है इसकी बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। दोस्तों छोटी और बड़ी भुजा की लंबाई का योग क्या है 20 है, और इस 20 में से देखा जाए तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या है 13 सेंटीमीटर है। दोस्तों छोटी और बड़ी भुजा की लंबाई क्या है 20 है, और इस 20 में से बड़ी भुजा की लंबाई का योगदान 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई का योगदान क्या होगा 7 सेंटीमीटर। आपकी छोटी भुजा जो है हमारी वो 7 सेंटीमीटर है। क्या है 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि समांतर चतुर्भुज का एरिया जो है बेस इंटू लंब है, आधार और लंब के गुणनफल के ही बराबर होता है। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम आधार और लंब के मल्टीप्लाई करके ही किसी भी समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालें। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस क्वेश्चन में हम जिक्र करेंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को फिलहाल। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कि यदि एस पी क्यू जो है 30 डिग्री है और इसकी भुजा जो क्यू आर है वो 25 है, तब पी क्यू जो है 40 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा मान लीजिए समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो मान लीजिए इस समांतर चतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है ये P है, ये वाला शीर्ष हमारा Q है, और ये वाला शीर्ष हमारा R है, और ये वाला हमारा S। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है, एक मिनट होंगे और आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है। और तो वो देखिए आगे कह रहा है कि एस पी क्यू जो है 30 है, एस पी क्यू जो है 30 डिग्री। कह रहा है ये वाला जो कोण हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। हाँ, आगे हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए आगे हमसे कह रहा है कि क्यू आर जो है 25 है। ये जो हमारा क्यू आर है या आर क्यू जो है ये हमारा 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 होगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर 25। आगे हमसे कह रहा है कि पी क्यू जो है 40 है। कह रहा है पी क्यू जो है 40 है। कह रहा है ये वाली जो भुजा है हमारी 40 सेंटीमीटर में, ये भी 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, कह रहा है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर से क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, जब आप सीख जाओगे तो आप ऐसे नहीं करोगे। मैंने क्या किया, एस ये जो विकर्ण हमारा एस क्यू है इसे बना दिया। ठीक है, ये जो विकर्ण हमारा एस क्यू है इसे मैंने बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई प्रश्न होगा नहीं। दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से पता है, दोस्तों आपको ये त्रिभुज दिख रहा है,
हाँ, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा हमारी 25 है, ये वाली भुजा हमारी 40 है, और उन दोनों भुजाओं के वो जो दोनों भुजाएं एक ही शीर्ष पर बने हैं, उस शीर्ष पर बना जो कोण है 30 डिग्री। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण क्या है? तो 30 डिग्री। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण थीटा डिग्री होता है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 उन दोनों संलग्न भुजाओं का गुणनफल और साइन थीटा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। साइन थीटा के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो इस प्रकार देवें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये। दोस्तों ये विकर्ण जो खींचा गया है, इस पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। उसमें से एक भाग का एरिया ये है, दोनों भाग का एरिया दोनों को दोनों भाग का एरिया ये है। इस प्रकार देखें तो इस समग्र चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है। अब मैं इसे बुरा भाग कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पर 1/2 रखूंगा तो ये आएगा, यहाँ पर 20 आएगा। हाँ, 20 के मल्टीप्लाई 25 से करूंगा तो क्या निकल कर आएगा? 500। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 25 × 40 × 1/2। अब मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूँ पूरा भाग करके तो अलग 500 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब देखा जाए तो ये जो समानांतर चतुर्भुज का एरिया है, इसका एरिया जो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है हमें, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर उठाएं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये कहना है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज PQRS में बिंदु M भुजा PQ का मध्य बिंदु है। हाँ, भुजा PQ का मध्य बिंदु है। आगे कह रहा है कि MS के समांतर शीर्ष Q से खींची गई ये रेखा, एक रेखा जो है भुजा RS को N पर तथा PS के बढ़े हुए भाग को T पर काटती है। कह रहा है कि तब QT का मान किसके बराबर है? कह रहा है तब बढ़े QT का मान क्या है, किसके बराबर है? तो आइए हम यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको QT का मान किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश, जो आकृति हमारे सामने बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को मैं सबसे पहले यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ। बना तो लिया हूँ वैसी आकृति मैंने बनाई, वैसी आकृति में बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये जो हमारा SR भुजा है, ये जो हमारा SR, दोस्तों ये जो हमारा M है, एक मिनट लीजिए, नाम चेंज कर देता हूँ, ये जो हमारा PQ भुजा है, इसका मध्य बिंदु दोस्तों M, ठीक है। दोस्तों M बिंदु को S शीर्ष से मिलाया गया है, हो गया। M बिंदु को S शीर्ष से मिलाया गया है, हो गया। मैंने मिला, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें तो M बिंदु को S शीर्ष से मिलाया गया है, मैंने यहाँ पर मिला, ठीक है। अब दोस्तों ये जो Q शीर्ष है, यहां से एक रेखा निकलती है, इस MS, ये जो MS भुजा है इसके समानांतर एक रेखा निकलती है, इसके समानांतर एक रेखा निकलती है, इसके समानांतर एक रेखा निकलती है जो SR को दोस्तों N पर काटती है, SR को जो N पर काटती है। और इसी प्रकार दोस्तों ये जो PS है, इसके बढ़े हुए भाग से T बिंदु पर मिलती है, इसके बढ़े हुए भाग से यहाँ पर मिलती है, T बिंदु पर मिलती है, इसके बढ़े हुए भाग से T बिंदु पर मिलती है, इसके बढ़े हुए भाग से कहाँ पर मिलती है? T बिंदु पर मिलती है, इसके बढ़े हुए भाग से कहाँ पर मिलती है? T बिंदु पर मिलती है। तो जैसी आकृति यहाँ पर मैंने बनाया था, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही कुछ आकृति मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज PQRS में M जो है MS का मध्य बिंदु है। कहाँ? एक मिनट लिए, PQ का मध्य बिंदु M जो है भुजा PQ का मध्य बिंदु है। MS के समांतर कह रहा है कि ये जो M है उसे S से मिलाया है, M बिंदु को S शीर्ष से मिलाया गया। MS जो है वो कह रहा है MS के समांतर Q से एक रेखा निकल रही है जो SR को N पर काट रही है और इसके बढ़े हुए भाग को
पी बिंदु पर मिलेगी। क्या है तब बताइए क्यूटी का मान क्या होगा? क्यूटी कहाँ है? क्यू आर, ये जो क्यूटी है इसका मान किसके बराबर होगा? क्यूएन के बराबर होगा कि क्यूएन के आधे के बराबर होगा कि क्यूएन का दुगना होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? चलो आइए निकाल पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वाली तो भुजा इसके समानांतर है कहोगे हाँ, और इसके समानांतर ये वाली रेखा खींची गई है कहोगे हाँ। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो समानांतर चतुर्भुज होगा। हाँ, क्योंकि आपको चित्र किस पता है, क्योंकि आपको चित्र किस पता है कि अगर दोस्तों ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है, ये वाली दोनों भुजाएं आपस में समानांतर है, और तो इस प्रकार देखा जाए तो ये समानांतर चतुर्भुज होगा। और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर भी होगा और ये वाली जो भुजा है इसके बराबर भी होगा। दोस्तों ये वाली भुजा इसके समानांतर है, ये वाली भुजा इसके समानांतर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। इस प्रकार ये एक समानांतर चतुर्भुज होगा, और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर भी होती हैं। तो इस प्रकार ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो ये क्या है? मध्य बिंदु है। हाँ, मध्य बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस खंड की होगी। हाँ, उतनी ही खंड की इसकी लंबाई होगी, मतलब इनकी लंबाई का जो अनुपात होगा 1:1 होगा। हो गया, ठीक है। दोस्तों अब इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस भुजा के समानांतर, दोस्तों इस ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समानांतर, दोस्तों आप यहाँ पर इस वाली त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ इस त्रिभुज को देख रहे हैं, आपको पता है ये दोनों समानांतर है। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हो, हाँ इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं। तो इस त्रिभुज में इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये बनने वाला जो छोटा त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। इस प्रकार देखें तो ये छोटा वाला त्रिभुज जो है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। और आपको चित्र से पता है कि जब जब हम किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर एक रेखा, और आपको चित्र से पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात दोस्तों इस भुजा का इस भुजा के साथ होगा। इस भुजा दोस्तों इस भुजा का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात है क्या होगा? देखिए इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट है और इस पूरी भुजा की लंबाई 2 यूनिट है। तो इस प्रकार देखें तो इस भुजा के साथ जो अनुपात है वो 1:2 है। तो यही अनुपात दोस्तों इस भुजा का इस भुजा के साथ भी होगा। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई 1 यूनिट है, इस भुजा की लंबाई वास्तव में 2 यूनिट हो गया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आप इस वाली आकृति को देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस वाली आकृति में इस वाली आकृति में ये वाली भुजा तो इसके बराबर थी। अगर ये वाली भुजा 1 है तो ये वाली भुजा भी हमारी 1 होगी कहोगे हाँ। तो इस पूरी की लंबाई क्या है? इस पूरी की पूरी लंबाई, ये पूरी लंबाई हमारी क्या कहोगे? 2 यूनिट है। उसमें से इस भाग की लंबाई क्या है कहोगे? 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? 1 यूनिट होगी। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? 1 यूनिट होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 यूनिट होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई क्या होगी? 1 यूनिट होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम क्यूटी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्यूटी की पूरी वैल्यू क्या है? देखिए क्यूटी जो है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं क्यूटी, दोस्तों क्यूटी को मैं क्यूटी दोस्तों आप यहाँ पर क्यूटी को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? क्यूएन प्लस एनटी लिख सकते हैं, क्यूएन प्लस एनटी लिख सकते हैं, क्यूएन प्लस एनटी लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्यूएन की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू एनटी की है कहोगे हाँ। तो मैं ऐसी स्थिति में एनटी की जगह क्यूएन भी लिख सकता हूँ कहोगे हाँ, क्यूएन भी लिख सकता हूँ हाँ। तो मैंने एनटी की जगह क्यूएन लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा 2Q1। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि क्यूटी की जो वैल्यू है वो Q1 की लंबाई के दुगने के बराबर है। आपको यहीं से समझ जाना था कि ये पूरी लंबाई 2 है, इसकी लंबाई 1 है। इस प्रकार देखा जाए तो क्यूटी की जो लंबाई है इसकी लंबाई के दुगने के बराबर है। तो ये सब निकालने की जरूरत भी ना पड़ती तो, लेकिन वैसे मैंने समझाने के लिए ये चीज निकाल दिया है, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आइए दोस्तों आज का हम आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। आज का हम अपना आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है ए बी सी और डी क्रम से भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर एस और एस पी के पर इस प्रकार स्थित है कि पी ए जो है एस सी के बराबर है। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ दोस्तों एक दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, तो सबसे पहले मैं उस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है, सबसे पहले मैं उस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ।
सबसे पहले जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसी ही आकृति मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक समतल चतुर्भुज है जिसका ये वाला शीर्ष हमारा P है, ये वाला P शीर्ष है, ये हमारा R शीर्ष है और ये हमारा S। ठीक है दोस्तों, ये जो PQ बिंदु है, PQ भुजा है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है ये, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर B है, और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए C। एक मिनट, मध्य बिंदु नहीं है दोस्तों, ये मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है दोस्तों। इस PQ पर एक बिंदु हमारा A स्थित है, A स्थित है। इस पर हमारा एक बिंदु इस पर हमारा एक बिंदु B स्थित है, और इस पर हमारा, इस भुजा पर हमारा एक बिंदु हमारा C स्थित है। क्या स्थित है? C स्थित है। और इस पर हमारा एक बिंदु B स्थित है। ठीक है दोस्तों, इन बिंदुओं को मिलाया गया है, इन बिंदुओं को मिलाया गया है। दिखाओ के बराबर, मैंने मिला दिया, मैंने भी मिला दिया, मैंने भी मिला दिया। दोस्तों अगर मैं मिलाता हूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। वो अगर मैं मिलाता हूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। दोस्तों जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही कुछ आकृति आपके सामने बनती है। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई थी वैसी ही आकृति बनकर तैयार है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कह रहा है ABCD इस प्रकार स्थित है, PQ भुजा पर, PQ इस पर और इस पर कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि PA जो है SC के बराबर है। कह रहा है ये जो PA है ये SC के बराबर है, PA जो है SC के बराबर है। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अब आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये दोस्तों ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है तो हाँ, उसमें से ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ये वाली भुजा जो होगी इसके बराबर होगी। दोस्तों ये वाली भुजा इसके बराबर है, उसमें से ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो हमारी इस बिंदु और इस बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा खींची गई है वो इसके भी समानांतर होगी और इसके भी समानांतर होगी। हो गया। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये वाली भुजा जो है इसके समानांतर है और ये वाली भुजा इसके समानांतर है, तो ये वाली हमारी जो आकृति है एक समानांतर चतुर्भुज होगा। इसी प्रकार ये वाली हमारी आकृति क्या होगी? समानांतर चतुर्भुज होगी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समानांतर चतुर्भुज में इस वाली भुजा पर एक त्रिभुज बनाया गया है, सामने वाली भुजा को छूते हुए तो हम इसी प्रकार इस वाली आकृति में भी आपको दिख रहा है कि इस समानांतर चतुर्भुज में इस वाली भुजा पर एक त्रिभुज बनाया गया है, समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा को छूते हुए तो हम। ठीक है, और दोस्तों जब किसी समानांतर चतुर्भुज में किसी एक भुजा पर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समानांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होता है। दोस्तों मैं ऐसी आकृति की बात करूं दोस्तों ये नियम वास्तव में उन सभी आकृतियों में लागू होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं ये उन सभी आकृतियों उन सभी जगह लागू होता है जहां पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज में किसी भुजा पर बनाया गया जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल जो होगा, लेकिन दोस्तों त्रिभुज जो होना चाहिए वो स्पर्श करना चाहिए भुजा को, तभी ऐसा हो सकता है। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज में किसी भुजा पर बनाया गया जो त्रिभुज होता है वो पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधे के बराबर होता है। दोस्तों ये नियम वास्तव में वहां पर लागू होता हुआ हर उस जगह लागू होता है जहां पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर दोस्तों इस समानांतर चतुर्भुज में इस वाली भुजा पर एक त्रिभुज बनाया गया है जो सामने वाली भुजा को छू रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसका क्षेत्रफल जो होगा इस पूरे समानांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसके इस समानांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी क्षेत्रफल जो होगा इस समानांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा। दोस्तों इसका क्षेत्रफल इस पूरे के आधे के बराबर है, इसका क्षेत्रफल इस पूरे के आधे के बराबर है, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल जो है, पूरे का जो क्षेत्रफल है इस समानांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वास्तव में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
और हमें पता है कि ये जो हमारा अंदर आकृति बनी है, इसका क्षेत्रफल जो है पूरे समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इसका क्षेत्रफल जो होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही गहराई से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।